नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ कैमरे पर हैं मेरे सहयोगी दीपक सिंह। आज मैं आपको एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा जिसे पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद सुलझाया। मामला देश की राजधानी दिल्ली का है और इसके बाद जो हमारे इस लाइव स्ट्रीमिंग की या प्रीमियर की जो परिपाटी है उसके मुताबिक उसके तहत मैं आप सब लोगों के जो कमेंट्स मेरे पिछले वीडियो में आए थे वो कमेंट्स पढ़ूंगा और कुछ अगर सवाल उसमें ऐसे होंगे या कुछ ऐसी बातें होंगी जिसका जवाब आप लोग उम्मीद करते होंगे, उन सवालों का मैं जवाब भी दूंगा। और बहुत सारे अपने जो दर्शक हैं उनके नाम भी पढ़ूंगा। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें, इस घटना को, इस स्टोरी को सुने, इससे सबक भी लें कि कैसे जुर्म की इस तरह की घटनाओं से इंसान बच सकता है, कैसे इस तरह की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में होने देने से प्रिवेंट कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, वो भी देखें। और साथ ही ये जो टू वे कम्युनिकेशन है हमारा और आपका कमेंट्स के ज़रिए और उसका जवाब देने के ज़रिए, इसे भी आप और आगे बढ़ाएं और जारी रखें। सबसे पहले अपनी बातचीत और अपना ये लाइव शुरू करने से पहले मैं आप सबको क्राइम तक के 30 लाख व्यूअर्स होने की खुशी में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हालांकि अब इस खुशी को भी कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 30 लाख होने के बाद जब मैं पहली बार आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को मैं ग्रीट करूँ। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। मामला दिल्ली का है। साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, दिल्ली में पुलिस के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं, ज़िले बने हुए हैं। तो दक्षिणी ज़िला पुलिस को 15 जुलाई की रात को एक कॉल मिलती है और इस कॉल में पुलिस को ये बताया जाता है कि महरौली इलाके में एक फ्रीडम फाइटर कॉलोनी है। उस फ्रीडम फाइटर कॉलोनी में एक पर्टिकुलर जगह पर एक नाले के पास एक आदमी लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है। पुलिस ने जैसे ही ये कॉल सुनी तो पुलिस का फ़र्ज़ था, पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और मौका वारदात पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि जैसी जानकारी थी वैसा वहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ, वहाँ खून के धब्बे ज़रूर थे और ब्लड ट्रेल जिसे कहते हैं, सिर्फ धब्बे ही नहीं थे बल्कि उस नाले के पास से खून की धार या खून के दाग जो है वो पास में एक जंगल है उस तरफ जाते हुए भी दिख रहे थे। साथ ही वो जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस था वहाँ पर खून के साथ ही खून से सना हुआ एक मोबाइल फ़ोन भी पड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि जिसने भी कॉल किया था वो कॉल जेन्युइन थी, वो कॉल सही थी। और पुलिस ने फिर ये पता करने की कोशिश की कि जो ज़ख्मी इंसान यहाँ पड़ा हुआ होगा, जिस पर हमला हुआ होगा, वो इंसान इस वक्त कहाँ है। तो पुलिस ने जब अपनी तरफ से उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया तो पुलिस को पता चला कि कैट्स एम्बुलेंस की जो टीम होती है वो उस आदमी को पहले ही उठाकर हॉस्पिटल ले गई है। कैट्स एक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों को मेडिकल एड और ख़ासकर एम्बुलेंस सर्विसेज मुहैया कराती है। और मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत किसी ज़माने में, शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन मुझे लगता है किसी ज़माने में शायद राजीव गांधी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो कैट्स एम्बुलेंस के लोग भी दिल्ली में काफ़ी एक्टिव हैं और जैसा कि आपने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही कैट्स के लोग वहां पहुंच जाते हैं। इस मामले में भी ऐसा हुआ। कैट्स के लोग उस आदमी को उठाकर ले गए और उसको एम्स में ले जाकर एडमिट करवाया। लेकिन एडमिट क्या करवाया, जब पुलिस को ये जानकारी मिली और पुलिस की एक टीम उस सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करने के बाद एम्स पहुंची तो रात का वक्त था, मैंने आपको बताया रात तकरीबन 9 बजे के आसपास वो कॉल मिली थी। तो जब पुलिस की टीम एम्स पहुंची तो पता चला कि जिस बंदे को उठाकर लेकर आए थे उसकी तो पहले ही मौत हो चुकी थी, यानी ब्रॉड डेड डॉक्टरों ने करार दिया था उसे। अब जब बंदा मर गया तो ये अपने आप में एक चैलेंज वाली बात हो गई कि जिस आदमी की मौत हुई है ये है कौन, उसकी पहचान पता करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। और चूंकि एक सुनसान जगह पर नाले के किनारे खून से सनी हालत में वो पड़ा हुआ था, शायद वहीं पर उसकी मौत भी हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये बात तो कन्फर्म थी कि मामला मर्डर का है, लेकिन सवाल ये था कि ये आदमी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसकी हत्या किसने की, अनगिनत सवाल थे। और पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए जो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के तौर तरीके होते हैं उसी को अपनाने का फ़ैसला किया। पुलिस को वो जो मोबाइल फ़ोन एक खून से सना हुआ मौके पर मिला था, उस मोबाइल फ़ोन
का डेटा पुलिस ने रिट्रीव करने की कोशिश की। पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की कि ये मोबाइल फ़ोन किसका है और क्या मरने वाले का ही है या जो कातिल हैं उनका है, और फिर अगर मरने वाले का है तो उसके फ़ोन पर किस किस के कॉल हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस पता करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही पुलिस ने यह भी तय किया कि वो उस इलाके में अगर कोई भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिलती है तो पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए भी इस मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। तो पुलिस की कई टीमें इस मामले की जांच में लगाई गई, साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस की टीमें। और पुलिस की जो टीमें हैं उसको 24 घंटे गुजरते गुजरते ही बड़ी कामयाबी मिली। वो रात तो गुजर गई, 15 जुलाई वाली रात, लेकिन 16 की सुबह को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब रिट्रीव किया आसपास के इलाकों में लगे कैमरों का, तो पुलिस की नज़र जो है एक सफ़ेद रंग की हुंडई सेंट्रो कार पर पुलिस की नज़र पड़ी, जिस कार से 5-6 लोग वहीं फ्रीडम फाइटर कॉलोनी में नाले के किनारे आकर रुके और रुकने के बाद कार वहीं पर पार्क करके ये लोग जंगल की तरफ अंदर चले गए। ये फुटेज जो है वो पुलिस को नज़र आई और ये जो 5-6 लोग थे इनके हाथों में बियर की बोतल, खाने पीने की चीज़ें, शराब वगैरह दूसरी चीज़ें, ये सब भी जो है वो नज़र आ रही थी सीसीटीवी फुटेज में। इसे देखकर पुलिस को ये भी बात समझ में आ गई कि ये जो भी लोग हैं ये जंगल में पिकनिक करने कह लीजिए या पार्टी करने कह लीजिए, ये लोग पहुंचे थे 15 तारीख की दोपहर को। पुलिस जो है उस सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए पुलिस ने सबसे पहले उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवाया, ध्यान से देखा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को। आपको भी बताता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर है DL1CQ1913। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए पुलिस ने कार के मालिक का पता लगाया। कार के मालिक का नाम है विपिन बाल्यान, और विपिन बाल्यान पूर्वी दिल्ली या फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो इलाका है भजनपुरा, वहाँ का रहने वाला एक बदमाश बताया जाता है, क्रिमिनल बताया जाता है। तो पुलिस को जब विपिन बाल्यान के कार के बारे में पता चलाई और पुलिस को ये पता चली कि कार वहाँ पर विपिन बाल्यान की खड़ी थी उस दिन, फिर पुलिस ने यह भी देखा, पुलिस ने देखा कि विपिन बाल्यान भी वहाँ कार से उतरकर पार्टी करने के लिए जाता हुआ पुलिस को दिख रहा था। तो पुलिस ने देर नहीं की, पुलिस की एक टीम साउथ ज़िले की फ़ौरन जो है भजनपुरा इलाके में पहुंची दूसरे ज़िले में, और उसने विपिन बाल्यान को इंटरसेप्ट कर लिया, उसको उठाया, उससे पूछताछ शुरू की। वो तो पुराना छटा हुआ बदमाश था ही, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उससे जब पूछताछ हुई तो उसने एक और आदमी का नाम लिया, और बल्कि एक नहीं और 3-4 लोगों का नाम लिया, लेकिन एक आदमी का नाम मैं आपको बताऊंगा। विपिन बाल्यान के साथ एक और आदमी था जिसको पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, और उसका नाम था सतेंद्र। ये सतेंद्र भी जो है वो खजूरी खास इलाके का रहने वाला था। ये भी भजनपुरा के आसपास की ही एक लोकेलिटी है, और सतेंद्र भी एक पेशेवर क्रिमिनल था। इनकी जब पुलिस ने इनसे कायदे से पूछताछ की, वो कायदा आप समझते हैं क्या है, जब कायदे से पूछताछ की तो इन्होंने बड़ी चौंकाने वाली बात बताई। इन्होंने कहा कि आपको नाले के पास एक लड़के की लाश तो मिली, उसका कत्ल तो हमने किया है, लेकिन अकेले उसका कत्ल नहीं किया बल्कि उसके एक और साथी को भी हमने मारा है, और उसकी लाश अभी तक आपको मिली नहीं है। ये बात सुनते ही पुलिस को एक झटका सा लगा, क्योंकि पुलिस को जो एक मर्डर का मामला सुलझता हुआ नज़र आ रहा था, यहाँ तो मामले में नया ट्विस्ट आ गया कि ये एक मर्डर का नहीं बल्कि डबल मर्डर का मामला था। तो पुलिस, जाहिर है, उसको सेटबैक लगा, और पुलिस ने इन आरोपियों से, विपिन से और सतेंद्र से पूछा कि भैया अगर आपने 2 कत्ल किए हैं तो वो दूसरी लाश कहाँ है, वो आदमी कौन है। तो इन बदमाशों ने, इन आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो लाश जंगल के अंदर पड़ी है, हमने उसे जंगल में गोली मारी है। और उस आदमी का नाम, जिसकी हत्या जंगल में हुई है, जंगल में जिसकी लाश पड़ी है, उस आदमी का नाम संजय है। जबकि आप लोगों ने 15 जुलाई की रात को जिस बंदे की लाश बरामद की थी उसका नाम अब्दुल है, अब्दुल अली। तो ये संजय और अब्दुल अली ये भी बेसिकली विपिन और सतेंद्र के साथी थे, और एक ही गैंग के क्रिमिनल थे, एक ही गैंग के गैंगस्टर थे। इनके साथ कुछ और भी बदमाश उस रोज़ दोपहर को साउथ ज़िले के महरौली इलाके के जंगलों में पार्टी करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब्दुल अली की और संजय की इन्हीं गैंग के बदमाशों ने उस रोज़ हत्या कर दी थी। अब पुलिस के लिए एक साथ कई चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज तो यही था
कि वो संजय की लाश बरामद करे, और न सिर्फ लाश बरामद करे, उसको आइडेंटिफाई भी करे कानूनी तौर पर, ताकि ये पता चले कि हाँ वाकई ये लाश संजय की है या नहीं है। अब्दुल अली जिसकी हत्या हुई थी, उसकी लाश का भी पोस्टमार्टम पुलिस ने करवाया, और साथ ही उसका भी आइडेंटिफिकेशन कराना, उसकी शिनाख्त कराना पुलिस के लिए एक चुनौती थी। तो पुलिस को अब्दुल की लाश तो मिल चुकी थी, संजय की लाश ढूंढने के लिए, चूंकि घने जंगलों का इलाका है दिल्ली का, पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद ली। पुलिस ने महरौली के उन घने जंगलों के ऊपर ड्रोन उड़ाया और ड्रोन कैमरों के ज़रिए जंगल का चप्पा चप्पा स्कैन किया, छान मारा, और जैसा कि इन क्रिमिनल ने पुलिस को पहले ही बताया था, जंगल के अंदर जो है एक ऐसी जगह जहाँ पर एक प्लॉट सा बना हुआ है, जहाँ पर दीवारें तो हैं लेकिन वो टूटी हुई है, जहाँ पर एक साफ़ सुथरी जगह है जहाँ पर कुछ लोग बैठकर पार्टी कर सकते हैं, इस तरह का एक पिकनिक स्पॉट टाइप की जगह है। वहाँ पर वाकई एक और लाश जो है वो पुलिस को ड्रोन कैमरे के फुटेज में नज़र आ रही थी। अब पुलिस जो है फ़ौरन जंगल के अंदर पहुंची और अंदर पहुंचकर उसने वो लाश बरामद की। लाश की हालत जो है वो जंगल में पड़े पड़े काफ़ी ख़राब हो रही थी, लेकिन उस लाश में एक ऐसा साइन था या एक ऐसा सुराग था जिससे उसकी शिनाख्त जो है बड़ी आसानी से हो गई। उस लाश में मरने वाले इंसान की बाँह पर हिंदी में महाकाल लिखा हुआ था, काफ़ी बड़ा बड़ा, और वो जो महाकाल लिखा था वो एक साइन था, वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क था उस मरने वाले लड़के का, जिसका नाम संजय था। संजय के घर वालों को पुलिस ने बुलाया और उस लाश की शिनाख्त करवाई। उन्होंने लाश को तो खैर देखकर पहचाना ही, लेकिन वो जो हाथ में जिस डिज़ाइन से या जिस स्टाइल से उसने टैटू के ज़रिए महाकाल लिखवा रखा था, उससे घर वालों ने फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये उन्हीं का लड़का संजय है। तो इस तरह अब्दुल अली और संजय के मौत के बारे में पुलिस को जानकारी मिली, और एक कत्ल का तो पहले ही खुलासा हो चुका था, दूसरी लाश के बारे में भी इन आरोपियों ने, विपिन ने और सत्येंद्र ने, पुलिस को बताया, और इनकी निशानदेही पर पुलिस ने और बाकी जो 2-3 बदमाश वहाँ पर थे उनको भी अलग अलग जगहों से पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तार किया। अब सवाल ये था कि अगर ये दोस्त थे, एक ही गैंग इनका था, एक साथ ये लूट मार करते थे, तो इन्होंने अपने ही साथियों की हत्या क्यों की? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब जानना पुलिस के लिए ज़रूरी था। तो पुलिस ने जो भी पकड़े गए थे, चाहे वो विपिन हो या सत्येंद्र हो, इनसे पुलिस ने और पूछताछ की, तो इन्होंने ये बताया कि ये अब्दुल अली और संजय जो है ये इनके साथ गैंग में काम तो ज़रूर करते थे, क्रिमिनल ये भी ज़रूर थे, लेकिन इन्होंने कुछ एक केसेस में अपने ही गैंग के साथियों के खिलाफ कोर्ट में एविडेंस दिया था, गवाही दी थी, और उस गवाही की वजह से उस गैंग के कुछ लोगों को, खासकर उस गैंग का जो किंग पिन था विपिन, उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उसे सज़ा हुई, और इसी सज़ा की वजह से वो काफ़ी दिनों से जेल में था। अभी पिछले दिनों ये विपिन जो है वो पेरोल पर बाहर निकला था, और बाहर निकलने के बाद जो है वो अपने गैंग के लोगों को इकट्ठा कर रहा था। इसी सिलसिले में जब संजय को और अब्दुल अली को इस बारे में पता चला और विपिन को भी पता चला कि ये लोग अभी भी दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हैं, तो विपिन ने और सत्येंद्र ने अपने इन पुराने साथियों को, संजय को और अब्दुल अली को बुलाया, और एक पार्टी का झांसा जिसे कहें या पार्टी देने की बात कहकर उन लोगों को लालच देकर अपने पास बुलाया। फिर ये सारे लोग प्री प्लान्ड तरीके से महरौली के उन घने जंगलों में गए, जहां गैंग के बाकी लोगों को तो ये पता था कि जब तक ये पार्टी ख़त्म होगी तब तक इस गैंग के 2 मेंबर जो हैं संजय और अब्दुल अली, उनकी हत्या हो जाएगी। लेकिन अब्दुल अली और संजय अपने अंजाम से बेखबर थे। उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने ये जो कोर्ट में गवाही दी है अपने ही गैंग के कुछ लोगों के खिलाफ, वो चीज़ उसके गैंग के लोगों के दिलों में इतनी गहरी रंजिश के साथ उन्होंने अपने दिल में ये बात रखी हुई है कि वो इसका बदला ले सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं। इसके बारे में संजय को और अब्दुल अली को कोई गुमान नहीं था। तो ये लोग उस रोज़ दोपहर को गए, वहाँ जमकर जिसे कहते हैं शराब और नॉनवेज वगैरह की पार्टी चली, और उसके बाद जब संजय और अब्दुल अली को साजिशन ज़रूरत से ज़्यादा बाकी बदमाशों ने शराब पिला दी और इनकी हालत जब बहुत बुरी हो गई, तो पहले तो इन्हें गोली मारी गई, और गोली मारने के बाद इन्हें चाकू भी मारे गए। इस दौरान संजय की हत्या तो खैर मौका वारदात पर जहां पार्टी हो रही थी वहीं पर हो गई, लेकिन ये जो अब्दुल अली है, संजय
को गोली मारते देख और संजय पर हमला करते देख उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की और वो भागने लगा। भागकर वो जंगल से काफ़ी दूर बाहर भी आ गया था, लेकिन तब तक उसे भी गोली मारी गई थी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फ्रीडम फाइटर कॉलोनी पास की एक लोकेलिटी है, वहाँ नाले के पास आकर वो गिर गया। जब वो गिर गया तो उसको मरा हुआ समझकर इस गैंग के बाकी बदमाश उसी सेंटर में सवार होकर भाग गए और उन्हें ये लग रहा था कि शायद ये कत्ल का राज कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि कोई सुराग उनके मुताबिक उन्होंने मौके पर नहीं छोड़ा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मोबाइल फ़ोन जो इसी अब्दुल अली का था, खून से सना हुआ, वो मौके से मिला, प्लस सीसीटीवी फुटेज में उनकी कार की तस्वीरें कैद हो गई। और इस तरह से एक डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला जो 15 जुलाई को दिल्ली में अंजाम दिया गया था, उसे पुलिस ने हफ्ते भर का वक्त गुजरते गुजरते सुलझा लिया। और सुलझाने का जो ज़रिया बनी वो सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फ़ोन और हाथ में महाकाल के नाम से गुदा हुआ एक टैटू, ये सारे एविडेंसेस जो हैं इस दोहरे कत्ल के मामले को सुलझाने का ज़रिया बनी। हमारी ओर से इस कहानी में इतना ही, लेकिन आप जाइएगा नहीं। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि हमने जो पिछली बार अपना वीडियो अपलोड किया था और मैं लाइव आप सबके सामने हाजिर हुआ था, उस समय जो कहानी हमने आपको सुनाई थी उसके जो कमेंट्स हैं, उनमें से कुछ कमेंट्स मैं अभी आप सबके सामने पढ़ने वाला हूं और कुछ दर्शकों के नाम भी पढ़ूंगा। जिनका नाम छूट जाए या जिनका कमेंट छूट जाए, आप इसे अदरवाइज़ न लीजिएगा और ये ना समझिएगा कि मैंने डेलिबरेटली आपका नाम छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा मैं कभी करूँगा नहीं। और आप भी समझ सकते हैं ऐसा करके मुझे क्या मिलेगा। आप हमारे क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं, तो मैं किसी का नाम पढ़ूं किसी का ना पढ़ूं ऐसा तो जानबूझकर नहीं कर सकता। वो एक्सीडेंटली छूट जाता है, क्योंकि कई बार बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो जिनका नहीं पढ़ पाया, बहुत मुमकिन है कि अगली बार उनका नाम या कमेंट पढ़ूं। तो प्लीज़ पेशेंस से हमारे साथ बने रहिए। और अब आइए आप लोगों के कमेंट्स को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मनोरंजन सिंह साहब का कमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को संपूर्ण बैन कर देना चाहिए और आर्मी को जांच का जिम्मा देना चाहिए। असल में हमने एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में पिछली बार आप सबको कहानी सुनाई थी, जिसकी जांच पुलिस ने की थी, लेकिन वो मामला जो है उसमें बिल्कुल यू टर्न आ गया। मतलब जांच तो हुई और पुलिस ने गुनहगार या दोषी किसी को करार दिया, उन्हें जेल भिजवा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया था वो इल्ज़ाम बिल्कुल ही फर्जी था, झूठा था। तो पुलिस ने न सिर्फ जांच की, बल्कि पुलिस ने फर्जी एविडेंसेस भी जो है वो क्रिएट कर लिए थे, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई। तो इस कहानी के बारे में मैं अभी और नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो वीडियो अपलोड होने के बाद कई कई दिन बाद देखते हैं, तो उनके लिए उस वीडियो को देखने का जो इंटरेस्ट होता है या जो रुचि होती है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए उस कहानी को मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन उसी कहानी से रिलेटेड ये कमेंट था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। खुशबू कुमारी जी ने बहुत शानदार और बहुत ही जिसे कहते हैं कि अच्छा कमेंट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जो सुंदर सुंदर आंखें मेरी कमेंट पढ़ रही हैं, भगवान उनके माता पिता के जीवन में बहुत सारी खुशियां भर दे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें। तो देखिए ये कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है, पॉजिटिविटी से भरी हुई। और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि आप सबके लिए है, क्योंकि आप लोगों की नज़रों से भी ये कमेंट्स गुजरी होंगी। तो खुशबू जी के कमेंट में यही बात लिखी हुई है। और उन्होंने सिर्फ जो है कमेंट पढ़ने वाले के लिए ही नहीं, बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी अच्छी बातें लिखी है। थैंक यू वेरी मच खुशबू। मुकेश कुमार यादव जी ये कह रहे हैं कि अब उसके परिवार को न्याय के साथ कुछ और लाभ होगा। इन्होंने शायद ये सवाल पूछा है। देखिए, अगर किसी भी आदमी को पुलिस गलत जांच करके फंसा देती है और ख़ासकर ये पता चलता है कि ये एक्सीडेंट कम बल्कि डेलिबरेट तरीके से इल मोटिव के साथ किसी को फंसाती है पुलिस, तो उस मामले में उनको रिस्पाइट तो मिलता ही है, जेल से उनको आज़ादी तो मिलती है, क्योंकि जब राज खुल जाता है तो पुलिस को खुद ही उनको आज़ाद करने की कोशिश करनी पड़ती है, इनिशिएट करना पड़ता है। साथ ही जो विक्टिम होता है, जिसे फंसाया गया होता है, झूठे मामले में जेल भेजा गया होता है, वो अदालत में पुलिस से या सरकार से हर जाने की मांग कर सकता है। तो मुकेश कुमार यादव जी, अगर ये परिवार हर जाने की मांग करेगा, जो कत्ल के झूठे मामले में जेल गया हुआ था, तो उन्हें, मुझे पूरा यकीन है कि सरकार की ओर से कुछ ना कुछ मुआवजा ज़रूर मिलेगा। और मुझे लगता है कि उनको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि मान सम्मान प्रतिष्ठा तो गई ही, साथ ही कई महीने या कई साल भी लोगों के बर्बाद हो जाते हैं, जो बहुत ही दुखद है। ब्लू स्काई के नाम से एक आईडी है, उस आईडी से जो भी हमारे दर्शक हैं उन्होंने लिखा है कि क्या कानून है। उन्होंने बड़ी हैरानी जताई है। बिल्कुल आपका कहना सही है। कानून तो देखिए, कहते हैं कि वाकई अंधा होता है और कानून एविडेंस के आधार पर ही चलता है। तो जो भी एविडेंस, चाहे वो फेक हो या जेन्युइन हो, अगर वो अदालत के सामने पूरे कन्विक्शन के साथ
प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी उन एविडेंसेस को पेश करती है तो अदालत को उन एविडेंसेस पर यकीन करना पड़ता है। इस मामले में भी जो है वो एक तमंचा पुलिस ने बरामद किया था फर्जी तरीके से। पुलिस ने खून से सने कुछ कपड़े फर्जी तरीके से बरामद किए, पता नहीं वो कैसे कपड़े थे, और उसकी भी डीएनए जांच होनी चाहिए। खून किसका था जब मर्डर ही नहीं हुआ तो इन सारी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, इनिशियल एविडेंसेस है, उसके ज़रिए पुलिस ने एक परिवार के 3-4 लोगों को जेल भेज दिया था, जो अपने आप में बहुत दुखद बात थी। राहुल सिंह जी इन्होंने लिखा कि आप पे मज़ा नहीं आया, सॉरी, ताहिर भाई पे सूट करता है। तो राहुल सिंह जी को मेरी कहानी या मेरे इस तरह आप लोगों से बात करने का अंदाज़ जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और इन्होंने हालांकि बड़ी विनम्रता दिखाते हुए सॉरी भी कही है, और साथ में ये कहा है कि ये सब ताहिर भाई को ही अच्छा लगता है, शम्स ताहिर साहब को, और उनके कहने का मतलब यह है कि उन्हीं को ये काम करने दें, मैं और आप लोगों के बीच ना आऊँ, आप लोगों के सामने ना हो, ऐसा उनके मन की इच्छा है। हनी बी वाइन्स के नाम से एक आईडी है, यूपी पुलिस सबसे ज़्यादा अनप्रोफेशनल है, इन्होंने ये लिखा है। बिल्कुल इस केस स्टडी को देखकर या पढ़कर या सुनकर तो ऐसा ही लगता है। अनूप बिष्ट ये लिखते हैं, शम्स भाई आप कहानी सुनाओ तो अच्छा लगता है, ये किसको बिठा दिया है आपने। इनका ये जो सवाल है ये अनूप जी का, ये सीधे शम्स जी के नाम पर है, लेकिन इन्होंने मेरे ही वीडियो पर ये कमेंट कर दिया है और ये पूछ रहे हैं कि ये किसको बिठा दिया है आपने। मेरा नाम तो खैर मैं हर वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन अनूप जी शायद मुझसे खफा हैं, या हो सकता है कि मेरी सूरत उनको अच्छी नहीं लगी। बहरहाल अजय कुमार जी हमारे दूसरे दर्शक हैं, ये लिखते हैं, अमरोहा पुलिस और एसपी साहब सब मिले हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस सब एक ही बिहेवियर करते हैं और सुनवाई नहीं होती है, कंप्लेन तक रजिस्टर नहीं करते। योगी जी एक बार इस डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर थोड़ा सा ध्यान दो। तो अजय कुमार जी का ताल्लुक शायद अमरोहा से ही होगा। अजय कुमार जी लिख रहे हैं कि अमरोहा की पुलिस जो है वो बिल्कुल प्रो पीपल पुलिस नहीं है, और जो कम्युनिटी पुलिसिंग होती है पुलिस वालों का, आम लोगों के बीच में एक रीच होना चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, एक इजी कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन उस तरह की पुलिसिंग वहां नहीं हो रही है। तो अगर ऐसा है तो वाकई ये बहुत दुखद है। अमरोहा पुलिस के लिए वक्त है कि वो इंट्रोस्पेक्ट करे और अपने बारे में सोचे। पबजी भाई, पबजी बज के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा, वीर चक्र मिला कि नहीं सारे पुलिस वालों को, ऐसी प्रद्युमन मामले में कंडक्टर को मार पीट करके कबूल करवा के जेल भेज दिया, भला हो सीबीआई का अच्छा जिसने सच बाहर लाया था उस टाइम। बिल्कुल सही बात है। पबजी बज के नाम से एक आईडी है, इसमें जो भी दर्शक हैं वो पहले तो तंज कर रहे हैं और गुस्सा वाली इमोजी भी उन्होंने डाली है, और उन्होंने लिखा है कि इन पुलिस वालों को वीर चक्र मिला या नहीं, मतलब उनको सम्मानित किया गया है या नहीं। सम्मानित आप समझ रहे हैं कोट अनकोट, बेसिकली उनको लानत देने के लिए इन्होंने ये शब्द लिखे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि एक जो गुड़गांव के स्कूल का बच्चा था जिसकी हत्या उसी स्कूल में कर दी गई थी, उस मामले में जो गुड़गांव की पुलिस है, गुरुग्राम की पुलिस, उसने उसी स्कूल के एक बस कंडक्टर को पहले गिरफ्तार कर लिया था। बाद में सीबीआई ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि वो बस कंडक्टर बिल्कुल इनोसेंट था, उसने मर्डर किया ही नहीं था। तो वाकई अगर पुलिस इस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी, चाहे वो यूपी की हो या हरियाणा की हो, तो लोग तो नाराज़ होंगे ही, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन अगर गलत हो तो उसका जो नतीजा है वो बहुत बुरा होता है, कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सपोज़ अगर इस मामले में जो कहानी हमने आपको सुनाई थी, अगर उसका सच बाहर नहीं आया होता, या सीबीआई ने जिस तरह से गुड़गांव के एक स्कूल के मामले में, एक बच्चे के मर्डर के मामले में इन्वेस्टिगेट करके सच्चाई सामने नहीं लाई होती सीबीआई, तो बहुत मुमकिन है कि वो जो बस का कंडक्टर है वो अभी जेल में रह रहा होता और वो बेगुनाह था। तो सोचिए ये कितना बड़ा अपराध हो जाता और किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो जाता। वाकई बहुत सुनकर भी जो है वो बड़ी हैरानी होती है और चिंता होती है। रोहित श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं कि आपके द्वारा सुनाई गई कहानियाँ जागरूक करती हैं, आपके बातचीत करने और कहानी सुनाने का तरीका हमें बहुत पसंद आता है। रोहित श्रीवास्तव जी हैं कोटा राजस्थान से, थैंक यू रोहित जी। शम्स ताहिर खान से आप अच्छी कहानी बताने का तरीका नहीं जानते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे न्यूज़ पढ़ रहे हैं। ये आउटलुक्स के नाम से एक आईडी हैं और इन्होंने लिखा है कि मुझे शम्स ताहिर खान साहब से अच्छी, उनसे बेहतर तरीके से बताने और सुनाने का तरीका नहीं आता है, और मेरी बातें सुनकर उनको लग रहा है जैसे मैं कोई न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। ठीक है आउटलुक साहब, आपका नज़रिया है। मैं ये तो कभी क्लेम भी नहीं करता कि मैं शम्स ताहिर खान साहब से अच्छी कहानी सुना रहा हूँ या सुनाता हूँ, तो ये भी आपकी सोच है जो आपने लिखी है। सब सोच, सारी बातें आपको मुबारक, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग इन माय वीडियो। सिबा खान साहब, खान नहीं सिबा खान मैम ने ये थैंक्स सर लिखा है, थैंक यू वेरी मच सिबा जी।
और रामायण प्रजापति दुनिया की सबसे बड़ी नालायक, घुसखोर और कामचोर यूपी की पुलिस है। ये बड़े गुस्से में है। रामायण प्रजापति जी ने इस तरह का कमेंट लिख दिया है। और जेपी राजपुरोहित जी ने लिखा है, हद हो गई इंसानियत की। अंकित चौधरी, ऐसे पुलिस वालों को सुशांत सिंह राजपूत का केस दे दो, 2 दिन में पूरा केस ही सॉल्व हो जाएगा। अंकित चौधरी जी ने भी जो है वो व्यंग्यात्मक तरीके से ये बात कही है कि इस तरह पुलिस ने जो गलत इन्वेस्टिगेशन किया था, अगर सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही होती पुलिस, तो अब तक हो सकता है कि किसी कंक्लूजन पर पुलिस पहुंच गई होती, लेकिन वो कंक्लूजन शायद सही नहीं होता। बलवंत सिंह जी ने सत श्री अकाल और नमस्कार लिखा है और इन्होंने गुरमुखी में लिखा है। आपको भी सत श्री अकाल हो मेरी ओर से, बहुत बहुत नमस्कार मेरी ओर से बलवंत सिंह साहब। कृष्णा शर्मा जी लिखती हैं, बैनर्जी इज़ बेस्ट फॉर क्राइम तक। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपकी दुआएं, आशीर्वाद। बाबा दीपांकर, शर्मा जी गलत हो गए, बताओ, ये तो दुनिया में सबसे होशियार लोग होते हैं। अच्छा, जो पुलिस इंस्पेक्टर है जिन्होंने तफ्तीश की थी और मामला जो है कुछ और निकला, उसके बारे में इन्होंने कहा है बाबा दीपांकर जी ने कि शर्मा जी कैसे गलत हो गए, ये तो सबसे होशियार लोग होते हैं। इसमें भी कुछ तंज है और उनकी कुछ शिकायत छुपी हुई हैं। और स्मार्ट टेक के नाम से एक आईडी हैं, इन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि तीखे और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और एक तरह से इन्होंने मुझे गालियां बकते हुए ये लिखा है कि मैं बीच बीच में उर्दू के शब्दों का इतना इस्तेमाल क्यों करता हूँ, हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और कई बार, कितने बार बोला तेरे को, इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। और ये भी लिखा है कि इतना मौलाना मत बन। तो कुल मिलाकर उर्दू बोलना जो है इनको बड़ा नागवार गुजर रहा है और अगर बीच में कुछ उर्दू के शब्द मैं बोल देता हूँ तो उनको ये भी लग रहा है कि मैं शायद मौलाना बन गया हूँ। तो ये खैर उनका नज़रिया है, हर आदमी की अपनी सोच होती है, उसको बदल नहीं सकते। मामूनी दास का कमेंट है, समटाइम्स यू गेट एक्साइटेड वाइल रीडिंग द कमेंट्स, पेशेंस, टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेबिलिटी शुड बी देयर इन यू, सॉरी। तो इन्होंने भी जो है मुझे गाइड किया है, मामूनी दास ने, इन्होंने कहा है कि मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ कमेंट्स पढ़ते हुए, ऐसा मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत संयत रहना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि पेशेंस भी होना चाहिए, टॉलरेंस भी होना चाहिए और एक्सेप्टेबिलिटी यानी स्वीकार्यता भी जो है, उसका भी गुण जो है वो मेरे अंदर होनी चाहिए, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। थैंक यू वेरी मच मामूनी, मुझे गाइड करने के लिए। पार्था चक्रवर्ती, ये यूपी पुलिस क्रिमिनल लोगों के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है, इन्होंने लिखा है। अजय राणा जी ने भी कमेंट किया है। मनोज दीक्षित जी, इन्होंने जन्माष्टमी की बधाई दी है और कहा है कि कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। रघुवीर भाटी जी, जोधपुर राजस्थान में जो एक साथ 11 लोगों की मौत हुई थी उसके बारे में स्टोरी सुनाने के लिए कहा है। मैडी सिल्वेस्टर जी ने तो बिल्कुल गाली ही लिख दी है जो मैं पढ़ नहीं सकता। रॉकेट सिंह का भी कमेंट है। संतोष यादव जी, राजीवा भार्गवा, इनका भी कमेंट है। राजीव भार्गव है बेसिकली, इंग्लिश में राजीवा उन्होंने अपना स्पेल किया है, लिखा है। विक सिंह थिंद, इस नाम से भी आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है। शिव कुमार प्रजापति, निर्वाण ब्लॉग्स, दानिश खान, हेमंत बिष्ट, मनोज पारिक, बलतेज बरार, जेपी राजपुरोहित, विनीत सिंह, अमित सिंह को भी ये शिकायत है कि उर्दू इतना ना बोला करे महोदय। राकेश उर्पल, पप्पू कुमार जी का भी कमेंट है। मिथिलेश कुमार, हिमांशु शेखर, रोहित सिंह, आरती शर्मा, गगनजीत, डांस विथ माही के नाम से भी आईडी है। बिग फैन ऑफ यू सुप्रतिम सर, बिकॉज यू अप्रिशिएट नेगेटिव कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच माही, ये भी बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है और आपके इस तरह के कमेंट से भी हौसला बढ़ता है। इंडियन टाइम्स सच के साथ के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है कि बैनर्जी दादा ऑफिक्का कोरबो, इन्होंने लिखा है कि मैं इंतज़ार करूंगा आपका। और इन्होंने ये भी लिखा है कि मेरी स्टोरीज़ जो है उनको सुनने में अच्छी लगती है। उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम प्लीज़ लें, इन्होंने अपना नाम अमर लिखा है और कहा है कि बर्थडे है। तो चूंकि पिछली वीडियो में इनका कमेंट था और उसको काफ़ी दिन हो गए तो इनका बर्थडे तो गुजर चुका होगा, लेकिन अमर, मैं आपको बर्थडे विश करता हूँ, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मरियम काशिफ, इन्होंने भी गॉड ब्लेस यू लिखा है, लव यू ऑल लिखा है, थैंक यू वेरी मच। राजेंद्र रॉय जी, अतुल रावत जी, जसवंत घारू, पटेल इलियास, मनु शर्मा, महेश चंद राणा, इन्होंने कहा है कि ये मेरे गांव की घटना है, मतलब ये अमरोहा की जहाँ की कहानी मैंने सुनाई थी
जहाँ की घटना बताई थी, इनका ताल्लुक़ वहीं से है। यश आनंद जी का भी कमेंट है, संकल्प शर्मा जी हैं, अभिषेक पांडे हैं, अजय जांगीर साहब ये लगातार कमेंट करते हैं और ये जयपुर बम ब्लास्ट की कहानी सुनना चाहते हैं। पेशेंस रखिए, आप बहुत इसके बारे में कह चुके हैं और हालांकि मैं इससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है कि आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप कमेंट करते हैं। लेकिन आपने लिखा है, रिसर्च में भी वक्त लगता है, फिर हमें ये भी देखना पड़ता है अजय जी कि वो कहानी जो मैं सुनाऊंगा, ऑब्वियसली आपका ताल्लुक़ जयपुर से है या जोधपुर से है, राजस्थान से है, तो आप उससे अपने आप को एसोसिएटेड फील कर सकते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है कि एक किसी बम ब्लास्ट की कहानी अगर मैं सुनाऊं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में, हाल के सालों में तो नहीं लेकिन उससे पहले देश में कई जगह अलग अलग बम ब्लास्ट होते थे, सीरियल धमाके होते थे, उनके बारे में सारे दर्शक सुनना चाहते हैं या नहीं, हमें वो भी इवेलुएट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो इसीलिए आपने अपनी बात रख दी, हम तक वो बात पहुंच गई। अब आगे बढ़िए, किसी और बात पर कमेंट कीजिए। अजय जी बहुत बहुत स्वागत आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग। आलोक टोप्पो, इन्होंने पूछा है क्या आप भी पबजी खेलते हैं? नहीं, मैं पबजी बिल्कुल नहीं खेलता हूँ। मणि कुमार साहा, सर नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी सुनाइए। और रवि सेठी जी ने कमेंट किया, उन्होंने लिखा है कि सर फील ना करना, आपका कहानी सुनाने का स्टाइल बढ़िया नहीं है। नहीं, फील करने वाली कोई बात नहीं है रवि सेठी जी, हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे कहानी सुनाने के तरीक़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं और जो लोग अप्रिशिएट करते हैं उनसे थोड़ा हौसला मिलता है और आपने जो ये बात कही है मुझे और बेहतर करने की इससे भी प्रेरणा मिलती है। तो रवि सेठी जी आप प्लीज़ इसी तरह से कमेंट करते रहिए और सुनाने का तरीका जो आपको अच्छा नहीं लगा तो उसमें क्या कमियाँ रहीं ये भी प्लीज़ लिखिए। अजय गुप्ता जी, नीतीश इन इंडियन के नाम से आईडी है, जहाज़ वाले प्रकाश के चुटकुले के नाम से आईडी है, दीदारुल बापू जी ने भी गाली गलौज कर दिया है पुलिस वालों के खिलाफ, और शाह मुरुगेश का कमेंट है, गोपाल खानल का कमेंट है, आकाश वर्मा जी हैं, कृष्णा शर्मा जी हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, शिक्षा क्रांति बाई के सर, कल्पना राठौड़, मो सलमान रेयान, प्रियवर्धन सिंह, अनंत मधुकर, अल्ताफ सर, और इस तरह से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं। आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सारे लोगों के कमेंट्स तो पढ़ना मुमकिन नहीं है, तो फ़िलहाल आज यहीं तक। मैं फिर आपके कुछ और कमेंट्स इस वीडियो में जो आएंगे उसको पढ़ूंगा, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी तरह खट्टे मीठे कमेंट्स और अपने एक्सपीरियंसेस जो आपको होते हैं मेरी कहानियाँ सुनने के बाद, उससे मुझे वाकिफ़ कराएं। ये टू वे कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बढ़िया होता है और अच्छा लगता है। मतलब अनलाइक अदर मीडिया, यहाँ पर ये लग्जरी है हमारे और आपके पास कि मैं कुछ बात कहता हूँ तो उसका जवाब आपसे मुझे मिलता है, तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ। और एक बार फिर से आप सबकी सुरक्षा की और आप सबकी वेलबींग की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको एक बार फिर से। मुझे और मेरे साथी दीपक सिंह को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।